नमस्कार। पल्स ऑफ पॉजिटिविटी के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरी सीट पे विराजमान है प्रोफेसर हुडा। और मैं ज़्यादा बात तो इनके सामने नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी जो बात कर पाऊँगा उसमें यही ज़्यादा बात करेंगे और हमें बताएंगे कि सर कैसे आप आयुर्वेदा, एआई, पैटेंट्स एंड होल्डिंग सच अ पोजीशन एट अ सच एन इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ किस शक्ति के थ्रू आप कर पा रहे हैं? विच इज़ द पावर? आपके हेल्थ और न्यूट्रिशन का राज़ क्या है, पहले तो वो बताइए? ये सब पावर यूथ का है। अच्छा। देखिए, मैंने 4 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया और 96 में सॉफ्टवेयर कंपनी रिज़ाइन करके इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी भारतीय विद्यापीठ में आ गया। और आप देखिए, मेरे पास आज 7000 स्टूडेंट्स हैं। ये जो यूथ है, ये आपको हमेशा एक्टिव रखती है। जी। ये कुछ नया जो सवाल पूछने का एक एटीट्यूड है यूथ में, वो आपको कुछ नया कर गुज़रने के लिए मजबूर करती है। जी। आप जब तक आज के यूथ से थोड़ा आगे अगर नहीं हैं, तो आप उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। ये है वो राज, जिस राज के लिए लोग हमेशा सवाल पूछते हैं कि इसके पीछे का क्या? तो इसके पीछे ये है कि हमें अपने बच्चों के लेवल से, अपने स्टूडेंट्स के लेवल से हमेशा एकेडमिकली, हमेशा मेंटली, हेल्थ वाइज, डाइट वाइज और अपनी क्वालिफिकेशन वाइज, उनसे अपनी अवेयरनेस वाइज उनसे थोड़ा-सा आगे रहना है। तो ही वो आपको टीचर समझेंगे, तो ही वो आपको ऐसे अपना रोल मॉडल मानेंगे और तभी वो अपने लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति समझेंगे जिनकी बात सुननी चाहिए, जहां अपनी समस्याएं लेके जानी चाहिए और खुश होकर अपनी समस्याओं के लिए कोई निराकरण ढूंढ के बाहर आना चाहिए। एक चीज़ बताइए, कोडिंग कोडिंग एक मतलब मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए बता दूं कि सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग करी जाती है, एआई के लिए कोडिंग करी जाती है, तो क्या सर अब हेल्थ के लिए भी कोडिंग करी जाएगी? ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग ओमनी प्रेजेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। एवरीथिंग। अभी तक जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस में कोडिंग है जी। और उन डिवाइसेस को यूज करके हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एआई यूज कर रहे हैं। जी। जो इंटरनेट का जो फिफ्थ जनरेशन आने वाला है, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 कहते हैं, वो साइबर मैन फिजिकल सिस्टम है, जहां चीजें हमारी बॉडी का पार्ट बनेगा। और इसका मतलब यह है कि मेरी लाइफ की मैक्सिमम चीजें उस हिसाब से चलेंगी। एक वेरिएबल स्ट्रिप अगर मैं डालता हूं, तो वो मेरे बॉडी के लगभग 200 से ज्यादा पैरामीटर्स को स्कैन करता होता है। जी। और सिर्फ स्कैन करता होता नहीं, सिर्फ मुझे अलर्ट देता होता नहीं, मेरे नियर एंड डियर और मेरे डॉक्टर्स को और जिनको भी मैंने इनसे कनेक्ट किया है, सबको इंफॉर्मेशन देता रहता है। ये वो कोडिंग है कि हम ब्लड के अंदर कोडिंग नहीं डाल रहे, लेकिन ब्लड के सर्कुलेशन से, हेल्थ के पैरामीटर से, बॉडी के पैरामीटर से उस कोडेड डिवाइसेस को यूज करके अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सब के बावजूद 30 साल से एकेडमिया में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ, 4 साल मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया। इन सब के बावजूद मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी को, जिसमें एआई इज पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, एआई भी मैंने 15 साल पढ़ाया है कि एआई इज पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम अपने असिस्टेंट के जैसे यूज करें, ना कि हम टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट बन जाएं। तो अगर हम ये करते रहेंगे कि टेक्नोलॉजी को अपने असिस्टेंट की तरह यूज करेंगे, तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू गिव अस इमेंस बेनिफिट। मैं अभी 2 पंक्तियां हैं मेरी जो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि ओ टेक्नोलॉजी के मुसाफिर, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। ओ टेक्नोलॉजी के मुसाफिर, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। आंधियों में चिराग जलाना है एंड पत्थरों पे गुलाब खिलाना है। अरे वाह, क्या बात! क्वांटम मैकेनिक्स से ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि उसमें तो आप बहुत कुछ ऑल्टर कर सकते हो क्वांटम लेवल जी, पे जाके। जी। इंडिया कितना पीछे है क्वांटम टेक्नोलॉजी में? देखिए, इंडिया अब पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे काफ़ी आगे आया है, लेकिन इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। हमारे चैलेंजेस बहुत अलग-अलग हैं। हम अगर देखें तो कम से कम 20 साल पीछे हैं, लेकिन मैं इसे पीछे इसलिए नहीं मानता कि एक डाइवर्स नेशन की जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं, और सिर्फ हम अगर उस भेड़ चाल में उस होड़ को फॉलो करें और उस रेस के पीछे बढ़ें, तो शायद हमारे देश की बहुत सारी और ज़रूरतें हैं जिसमें हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू ने साइबर सिटी हैदराबाद बनाया, लेकिन जब अगला इलेक्शन आया तो लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि वो सिर्फ उसे सिलिकॉन सिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो स्टेट की बाकी समस्याएं हैं उसमें पीछे रह गए। जी। तो हम एक
ऐसे ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे विकास की बात करें जो समावेशी हो, ऐसे विकास की बात करें जो इंक्लूसिव हो। उस इंक्लूसिविटी को सामने लाने में देश की जो डाइवर्सिटी है, उस वजह से हम हमेशा थोड़े पीछे रहेंगे। एंड वी शुड बी हैप्पी बीइंग behind, but using technology, and of course our technologists, the youth, are the leaders in the technology. सर अगर इंडियन डाइट को एनालाइज करने के लिए कोई एआई बनाए हम लोग, तो समोसा आपको क्या लगता है कि कहाँ पे किस दायरे में फिट बैठता है? देखिए, मैं समोसा कम खाता हूँ, लेकिन इसका जस्ट ऑफ कोर्स आपने की कही डाइट की बात उसी मैनेजमेंट प्लान में। लेकिन समोसा अगर जुडिशियसली सिर्फ खाया जाए तो नुकसानदेह नहीं है। हमने लाइफ में अनफॉर्चुनेटली आज क्या किया है कि जिस तरीके से हम एक अपनी जिंदगी को एक रेडी मोड में लेकर आ रहे हैं। आप इमेजिन करें, 30 साल पहले मुझे एक शर्ट अगर चाहिए थी या एक सूट चाहिए था, तो मैं कपड़े के शॉप पे जाता था, वहाँ से कपड़े खरीदता था, फिर मैं टेलर के पास जाता था, कस्टमाइज स्टिचिंग कराता था, और कम से कम 1 हफ्ते के प्रोसेस के बाद वो सूट या शर्ट रेडी होती थी पहनने के लिए। यस, एब्सोल्युटली। आज एकदम से पैराडाइम शिफ्ट आया है कि अगर सूट चाहिए, शर्ट चाहिए, तो गो टू ए शॉपकीपर और यू कैन ऑर्डर इट, जस्ट सिटिंग हियर यू कैन ऑर्डर इट, नेक्स्ट प्रोबेबली इन 20 मिनट्स 30 मिनट्स इट विल बी डिलीवर्ड टू यू एंड यू कैन यूज इट। हम ऐसे ही चेंज शायद अपने खाने के डोमेन में ला रहे हैं, राइट। जो सही नहीं है। खाने के डोमेन में ये है कि हम पल्सेस लाके, मीन्स दाल लाके घर में तैयार करके, कुक करके, रेडी टू ईट जैसा तैयार करके हेल्दी डाइट के तौर पे ना खाएं, बल्कि वो बीकानेर से हम रेडीमेड दाल मखनी की पैकेट ले आएं, बॉयल वाटर ऐड करें और खाने लगें। अगर हम ये करना शुरू करेंगे तो याद रखिए, किसी भी चीज़ को प्रिजर्वेटिव के बिना लॉन्गेविटी नहीं दी जा सकती। तो उसे ज़्यादा वक्त तक रखना है तो कुछ तो उसमें केमिकल्स डाले गए हैं, जी। और वो केमिकल्स हम जाने अनजाने में यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें ये पेशेंस नहीं है कि हम रेडी टू कुक आइटम लाने के बजाय अपने घर में उसे कुक करें। तो मैं समोसे के बारे में भी यही कहना चाहता हूँ कि समोसा आप घर में बनाएं, अपने चॉइस के हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट डालें, बढ़िया अच्छा तेल यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ करें। जो बाज़ार में समोसे मिल रहे हैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, समोसे खाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो एआई टूल समोसे को कहाँ पे दर्शाएगा? एआई टूल समोसा बनाएगा नहीं। वैसे एक विज़न है जिसमें मैं कहता हूँ कि जिस दिन हम इंटरनेट से चाय कॉफ़ी डाउनलोड करने लगेंगे, उस दिन शायद हम एआई को सचमुच हमारे लिए एक हैंडी टूल समझेंगे। लेकिन एआई टूल चाय कॉफ़ी या समोसा डाउनलोड करने में पर से ऐसे सामने रखने में मदद नहीं करेगा। लेकिन एआई कहाँ मदद करेगा? एआई इस बात में मदद करेगा कि हमें समोसा बेहतर अपने डाइट मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने हेल्थ पैरामीटर के हिसाब से कैसा बनाना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट उन समोसा में डालना चाहिए जो मेरे कस्टमाइज हेल्थ प्रोग्राम के हिसाब से वो सूट करे मुझे। नहीं तो जो समोसा बाक्स एक्स को कोई और समोसा चाहिए, वाई को कोई और चाहिए और जेड को ये कोई और चाहिए, ये कस्टमाइजेशन एआई करके देगा हमें। सर मशीन लर्निंग से अब जैसे डिजीज की प्रेडिक्शन हो पा रही है, क्या डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा आने वाले समय में एआई? जी, बड़े तौर पे जो रूटीन डिजीज हैं, इस पे rather in many of the countries in Europe and America, doctors are being sensitized, already being sensitized, कि for routine matters patients are not going to come to you. Patients are going to take help from the machine learning kind of softwares, and which are going to take care of the patient. So you start doing something extra, something new, something out of the box, then only you will be relevant in the changing time. Machine learning क्या करता है? Machine learning based on the body parameters हमें in advance in a kind of preventive mechanism बताता रहता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और जब वो प्रॉब्लम्स को कोडिफाई करके हमें इनुमरेट करके देता है, तो फिर उससे रिलेटेड प्रिवेंटिव केयर्स हम लेना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम आएंगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मशीन लर्निंग की हेल्प से बहुत ही प्रिसाइज डायग्नोसिस होगा। और जब प्रिसाइज डायग्नोसिस होगा, जो काम था डॉक्टर्स का पहले, जब प्रिसाइज डायग्नोसिस होगा तो अगला काम है दवा का या ऑपरेशन का, और ऑपरेशन आजकल रोबोटिक सर्जरी हो गई है। आप देखें किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, सो द कॉस्टलीस्ट सर्जरी विल बी रोबोटिक सर्जरी। डेफिनेटली। एंड वो क्या प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी यूएसपी क्या बताते हैं? यूएसपी ये है कि दिस इज मोर प्रिसाइज, ये प्रिसीजन इसके साथ अटैच्ड है। तो ये सब कुछ ऑटोमेट होगा तो डॉक्टर्स का रूटीन काम कम होगा। और जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि डॉक्टर कुछ भी बोले और पेशेंट भरोसा करे, ये जमाना अब चला गया है। चला गया। अब ये इंफॉर्मेशन एज है।
the patients, the clients are more empowered with the help of the tool to know whether doctors are suggesting right kind of things for me or doctors are doing some or other kind of mischievous activity. So this is a challenge for both. This is a challenge for hospital, for doctors, and of course an empowering tool to the patients. But to right kind of doctors, this is an empowering tool, because in Absolutely. order to maintain precision डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, अब AI रोबोटिक सर्जरी के थ्रू वो प्रिसीजन आसानी से मेंटेन करता है। तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है समाज में। डॉक्टर्स हमें हो सकता है कि आने वाले समय में इतना बड़ा प्रोफेशन ना रहे, इतना भी है। नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहेगा। टीचिंग, डॉक्टर का प्रोफेशन, मेडिसिन, ये बहुत ही डिमिनिश होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। बिल गेट वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट है कि कुछ पिछले 4-5 सालों में जो भविष्यवाणियां हैं और जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड करें, वो पता चलेगा। कह रहे हैं कि टीचर्स का रोल सिर्फ मेंटरिंग तक लिमिटेड रहेगा, डॉक्टर्स का रोल सिर्फ लुक आफ्टर करने के लिए रहेगा, सारे काम मशीन्स कर देंगे। एब्सोल्युटली। सर, यूथ को इंस्पायर करने के लिए एआई से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा यूथ को ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ रेवोल्यूशनाइज किया है। बिल गेट का ही कोट है कि नो एक्सेप्ट एआई and information and communication technologies, no other technologies in the world has given so much to so many in such a short interval of time at such an affordable rate. तो ये तो सच है, हमें टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं रह सकते, टेक्नोलॉजी के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन यूथ में जो एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ वो यूँ कि हम सब हर एक काम के लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। एक बच्चे को छोटा सा सवाल दीजिए, बच्चा कुछ भी माइंड नहीं लगाता और सीधा जेन एआई को पूछता है, चैट जीपीटी को पूछता है इसका आंसर बताओ, और एज इट इज उठा के वो अपने टीचर को सबमिट करता है। मेरा बच्चों से ये सवाल है, मेरे कैंपस में बच्चे ये काम नहीं करते, मेरा बच्चों से ये सवाल है, आप जेन एआई से पूछिए, जो सोल्यूशन वो दे रहा है वो लिखिए, उसे अपने नेचुरल इंटेलिजेंस, देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑलवेज रिमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ये कभी भी नेचुरल इंटेलिजेंस का सप्लीमेंट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। ये हमेशा नेचुरल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करे। तो जब वो एआई देता है, उसे आप अपनी खुली आंखों से अपने नेचुरल इंटेलिजेंस से एनालाइज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, कस्टमाइज कीजिए अपने टीचर और अपने सब्जेक्ट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर टीचर को प्रेजेंट कीजिए। यूज एआई, यूज टेक्नोलॉजी एज योर असिस्टेंट, मे बी ए पर्सनल टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, नॉट यू बिकम एन असिस्टेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो मैं वो नहीं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपने स्लेव के जैसे यूज़ करें या हम मास्टर रहें। मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने असिस्टेंट की तरह से पार्टनर यूज़ की करें, तरह। पार्टनर की तरह यूज़ करें। शायद उससे हमारा टाइम बचता है, हमारी एफिशिएंसी बेटर होती है, उसकी वजह से शायद वो डायमेंशन जो ऑन फ्लाई हम शायद नहीं सोच पा रहे, वो टेक्नोलॉजी असिस्ट करके हमें बता रहा कि देयर आर 3 मोर डायमेंशंस टू दिस प्रॉब्लम व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। और एआई हमेशा ये कहता है कि हाउ टू मेक कंप्यूटर्स और हाउ टू मेक मशीन्स टू डू बेटर व्हिच एट द मोमेंट ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग। तो हम तो ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस को इमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसका सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे इमुलेशन जैसा रखें, उसे असिस्टेंट की जैसे यूज करें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो फॉर मच, योर टाइम। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू सर।